हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अगर आपने अभी तक शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर से जाके तुरंत शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसके अंदर आपकी अपनी क्लास के कंप्लीट नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सब कुछ फ्री में मिलेगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं गति का तीसरा नियम, यानी कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके अंदर क्या होता है, इस नियम के अनुसार, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के जो नियम है उसके अनुसार, इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, एक वस्तु अगर दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। अगर एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है तो जो दूसरी वस्तु है वो भी पहली वस्तु पर बल लगाएगी, अर्थात प्रत्येक क्रिया की एक समान व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसको समझते हैं क्या है। ये कोई वस्तु एक है और ये कोई वस्तु दो है। अगर वस्तु एक वस्तु दो पर कोई बल लगाती है F, तो उतना ही बल वस्तु दो जो है वो वस्तु एक पर लगाएगी। ये वस्तु एक द्वारा वस्तु दो पर लगाया गया जो बल का मान है F1 मान लेते हैं, और जो वस्तु दो द्वारा वस्तु एक पर लगाया गया बल कितना है F2। तो F1 और F2 का जो मान है वो क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा अपोजिट होगी। अगर F1 इस दिशा के अंदर लग रहा है एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर, तो F2 जो है वो इस दिशा में लगेगा और इनका मान क्या होगा, मान होगा समान, यानी कि बराबर। यानी कि प्रत्येक जो वस्तु होती है अगर वो क्रिया करती है तो उतनी ही उस जो दूसरी वस्तु है उसके द्वारा प्रतिक्रिया की जाती है। इसका मान उतना ही होता है लेकिन इसके अपोजिट होता है। इसलिए जो गति का जो तीसरा नियम है, जो तीसरा नियम है, इसको क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। और यही हमने क्या लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर बल लगाया जाता है। तो दूसरी जो वस्तु है वो भी पहली वस्तु पर बल लगाएगी, अर्थात प्रत्येक क्रिया की एक समान, यहां पे जो मान होता है, मान जो होता है वो क्या होता है, समान होता है और विपरीत दिशा के अंदर होता है। जो हमने बात की ना कि F1 और F2 ये मान के अंदर समान होंगे, यानी कि F1 का मान F2 के बराबर होगा, यानी कि बल एक जो है वो बल दो के बराबर होगा, लेकिन ये क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत दिशा के अंदर। ये इस दिशा के अंदर होगा तो ये इस दिशा के अंदर होगा, लेकिन विपरीत दिशा के अंदर प्रतिक्रिया करते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का, अगर हम एक जो वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है उसको अगर हम क्रिया बोल दें, तो जो दूसरी वस्तु इस बल के कारण उसके विपरीत दिशा के अंदर बल लगा रही है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिक्रिया। तो इसलिए इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान होते हैं। हमने बात कर ली ना कि जो बल होता है F1 और F2 वो परिमाण में हमेशा समान होंगे, यानी कि इक्वल होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे, लेकिन दिशा के अंदर विपरीत होते हैं। लेकिन दिशा के अंदर विपरीत होते हैं। एक वस्तु अगर इस तरफ बल लगा रही है, जो दूसरी वस्तु है वो उस पर इस तरफ बल लगाएगी, दिशा तो क्या होगी, बिल्कुल विपरीत, लेकिन उनका जो मान है, उनका जो परिमाण है वो क्या होगा, हमेशा समान होगा। ये बल कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते हैं बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। इसको समझिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है अपने लिए जो समझ में नहीं आता। क्या बोला गया है इसमें, बोला गया है कि ये जो बल होता है, ये बल कभी भी एक वस्तु पर कार्य नहीं करता है बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। कैसे, वो देखें। ये कोई वस्तु है एक और ये कोई वस्तु है दो।
इसके कारण इस पर बल लगा रहा है F1 और इसके कारण इस पर बल लग रहा है F2। ठीक है, तो F1 जो बल है वो इसके कारण लग रहा है, लेकिन किस पर लग रहा है? वस्तु 2 पर। और F2 जो बल है वो वस्तु 2 के कारण लग रहा है, लेकिन किस पर लग रहा है? F2 जो है वो कौन सी वस्तु पर लग रहा है? वो पहली वस्तु पर लग रहा है, ये पहली पर लग रहा है। तो ये जो बल है ये कभी भी एक वस्तु पर नहीं लगता है, बल्कि अलग अलग वस्तु पर लग रहा है। यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया का जो बल है, क्रिया एंड जो प्रतिक्रिया का जो बल है वो हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर लगता है, अलग अलग वस्तुओं पर लगता है। तो इस पॉइंट को समझ गए कि ये जो बल है ये बल कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करता है, बल्कि 2 अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। इसके उदाहरण से मैं आपको और समझा देता हूं। इसके उदाहरण क्या क्या है? बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक का पीछे हटना। जब बंदूक को इस प्रकार से चलाया जाता है तो गोली जो है वो यहां से निकली, एक बल किस पर लगा? एक बल लगा गोली पर, लेकिन जो ये तो हो गई क्रिया, लेकिन इस क्रिया की वजह से एक प्रतिक्रिया बल लगेगा पीछे की तरफ। वो बल किस पर लगेगा? बंदूक पर, जिसकी वजह से ये बंदूक पीछे की तरफ जाती है। तो एक बल तो लगा गोली पर, जिसकी वजह से वो आगे निकल के चली गई, और इसका जो प्रतिक्रिया बल है वो किस पर लगा? बंदूक पर। यानी कि ये जो बल है वो एक वस्तु पर नहीं लग रहा, एक तो लग रहा है गोली पर और एक लग रहा है बंदूक पर। तो ये जो बल है वो कभी भी एक वस्तु पर न लगकर अलग अलग वस्तु पर लगता है। नाव का चलना, नाव जब आगे की तरफ चलती है तो उस पर पानी पीछे की तरफ धकेला जाता है। तो एक बल तो किस पर लगा? पानी पर, और एक बल किस पर लगा? नाव पर। तो एक पर हुई क्रिया और उसकी वजह से दूसरा बल जो है वो प्रतिक्रिया। तो ये एक वस्तु पर नहीं लग रहे, एक बल लग रहा है नाव पर और एक बल लग रहा है पानी पर। इसलिए नाव आगे की तरफ चलती है और पानी पीछे की तरफ धकेला जाता है। नेक्स्ट है हवाई जहाज का उड़ना। हवाई जहाज जब उड़ा जाता है तो नाव की तरह ही उसमें क्या होता है? हवा जो होती है वो पीछे की तरफ धकेली जाती है, जिसकी वजह से जो हवाई जहाज है वो आगे की तरफ मूव कर पाता है। तो एक क्रिया हो गई और एक प्रतिक्रिया हो गई। फर्श से टकराने के बाद गेंद का वापस उछलना। जब गेंद को फर्श पर टकराया जाता है तो गेंद जो है वो फर्श पर क्या करेगी? क्रिया, और उसकी वजह से वो जो फर्श है उसको वापस से उछालेगा उसी बल के साथ। तो क्या हुआ? फर्श पर क्या हुई? प्रतिक्रिया। फर्श पर क्या हुई? क्रिया। और फर्श ने जो बॉल पर की वो क्या हुई? प्रतिक्रिया। तो अलग अलग वस्तुएं हो गई, एक हो गया फर्श और एक हो गया बॉल। तो क्रिया और जो प्रतिक्रिया का जो बल होता है वो कभी भी एक वस्तु पर नहीं लगता है, अलग अलग वस्तुओं पर लगता है। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? देखिए, इसके अनुसार क्या होता है? 2 वस्तुओं का संवेग योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करता है। कहने का मतलब हो गया, जब उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा, बल कार्य नहीं कर रहा है, तो वह जो वस्तु है वो अगर किसी दूसरी वस्तु से टकराती है तो टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों स्थिति के अंदर अगर हम संवेग की कैलकुलेशन करेंगे, संवेग का मान निकालेंगे, तो इन दोनों स्थिति के अंदर क्या होगा? जो संवेग है वो क्या होगा? समान बना रहता है। यानी कि वस्तुओं के आपस में टकराने से उनके अंदर जो संवेग होता है वो परिवर्तित नहीं होता है, वो टकराने से पहले और टकराने के बाद समान बना रहता है। तो इस प्रकार से जो संवेग का संरक्षण होता है, यानी कि संवेग ना तो नष्ट होता है और ना ही बनता है, टकराने से पहले और टकराने के बाद समान बना रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस नियम के अनुसार 2 वस्तुओं के संवेग का योग
संवेग का जो योग है वो टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा हो। यहां पर किसी भी प्रकार का जो बल है, असंतुलित जो बल होता है वो कार्य नहीं करना चाहिए। असंतुलित बल क्या होता है? बल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इसमें समझ लीजिए। बल जो है वो दो प्रकार का होता है, एक तो संतुलित और एक असंतुलित। संतुलित बल तो क्या होता है? जब सभी बलों का, किसी वस्तु पर जो सभी बल कार्य कर रहे हैं, अगर उनका योग 0 हो रहा है तो उसको तो बोलते हैं संतुलित। और यहां पर उसका कुल योग जो है सभी बलों का वो 0 नहीं हो रहा है, 0 नहीं हो रहा। कैसे? जैसे ये कोई वस्तु है, इस पर F बल इधर काम कर रहा है, इस पर F बल इधर काम कर रहा है, F बल इधर काम कर रहा है, F बल इधर काम कर रहा है। तो इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कि जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल इधर लग रहा है, तो वस्तु वहीं की वहीं रुकी रहेगी। इतना जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल इधर लग रहा है, तो वस्तु वहीं की वहीं रहेगी। तो कुल जो बल हो गया वो कितना हो गया? यानी कि वस्तु की स्थिति के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन असंतुलित है तो यहां पर अगर 2 न्यूटन लग रहा है तो इधर लगेगा 5 न्यूटन। तो इसमें क्या होगा? वस्तु जो है वो इस तरफ खिसक जाएगी। क्यों? क्योंकि इस तरफ 3 न्यूटन का बल ज्यादा है। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? असंतुलित बल। तो अगर असंतुलित बल नहीं लग रहा है, अगर ऐसा बल है तो वस्तु की स्थिति के अंदर तो कोई चेंज होगा ही नहीं, तो इससे तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन उस पर असंतुलित जो बल है वो क्या होना चाहिए? वो अनुपस्थित होना चाहिए, कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। ये कंडीशन है कि उस पर किसी भी प्रकार का असंतुलित बल कार्य नहीं करना चाहिए। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? टक्कर से पहले कुल संवेग और टक्कर के बाद कुल संवेग, ये मान जब निकालेंगे तो ये क्या होगा? ये होगा बराबर। यानी कि अगर ये वाली कंडीशन है टक्कर से पहले और टक्कर के बाद अगर कुल संवेग बराबर है, इसलिए इसको हम बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। यानी कि जो संवेग होता है वो ना तो नष्ट होता है और ना ही बनाया जा सकता है। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी आपके मन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।